गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर आप सभी का जीव विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। डियर स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने आपको शुक्र रूपांतरण क्या है और आपको बताया शुक्राणु की संरचना पर आपसे हमने चर्चा की। शुक्र रूपांतरण में आपको हमने बताया कि जो शुक्राणु होता है, शुक्राणु जब पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाता है संरचनात्मक दृष्टि से या कार्यकी की दृष्टि से, तो उसके पश्चात पीयूष ग्रंथि की अग्रपाली के द्वारा 3 प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं। नंबर 1 LH हार्मोन, जिसको ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के नाम से जानते हैं। ल्यूटिनाइजिंग जो हार्मोन होता है वह अंतराली कोशिकाओं से उद्दीप्त होता है, जिसके द्वारा एंड्रोजन हार्मोन का स्राव होता है। दूसरा हार्मोन होता है FSH हार्मोन, जिसको बोलते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, पुटक उद्दीपक हार्मोन। पुटक उद्दीपक जो हार्मोन होते हैं, पुटक उद्दीपक हार्मोन जो होते हैं वो पुटक कोशिकाओं के निर्माण की क्रिया में क्या होता है, सहायक होते हैं। तीसरे प्रकार के हार्मोन मैंने आपको बताया था GnRH हार्मोन, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो होता है वो शुक्राणु जनन की क्रिया को प्रारंभ करता है, साथ में शुक्राणु जनन की क्रिया को निरंतर बनाए रखने में क्या होता है, सहायक होता है। उसके बाद हमने आपसे बात की थी शुक्र उत्पादन के बारे में। शुक्राणु का उत्पादन 2 प्रकार से होता है, एक होता है होलोगोनिक प्रकार का और दूसरा होता है टीलोगोनिक प्रकार का। होलोगोनिक में आपको बताया कि ऐसे जीव जिसमें वृषण के परिधीय भाग से केंद्रीय भाग की ओर शुक्राणु का निर्माण होता है, या ऐसे जीव जिनमें शुक्राणुओं का निर्माण वृषण की परिधीय भाग से केंद्रीय भाग की ओर हो या दूरस्थ भाग से समीपस्थ भाग की ओर हो, उसे क्या कहा जाता है, उसे होलोगोनिक या पूर्णजैनी शुक्राणु उत्पादन कहा जाता है। होलोगोनिक प्रकार का जो शुक्राणु उत्पादन होता है वो मोस्टली वर्टिब्रेट्स एनिमल्स में पाया जाता है, कशेरुक प्राणियों के अंदर पाया जाता है। इसके बाद हमने आपसे चर्चा की टीलोगोनिक प्रकार के, और टीलोगोनिक प्रकार के जो जीव होते हैं जिनमें शुक्राणु का उत्पादन होता है, ऐसे जीव जिनमें शुक्राणु का उत्पादन वृषण की केंद्रीय कोशिकाओं से परिधीय कोशिका की ओर होता है, अर्थात समीपस्थ कोशिका से दूरस्थ कोशिका की ओर, दूरस्थ कोशिका से समीपस्थ कोशिका की ओर होता है, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है टीलोगोनिक। इज इट क्लियर? देखिए, ये कीट और निमेटोड्स जंतुओं के अंदर टीलोगोनिक प्रकार का शुक्राणु उत्पादन होता है। इसके बाद हमने आपसे बात की थी शुक्राणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। इज इट दैट राइट? देखिए, तो हम बात करते हैं शुक्राणु की संरचना। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, शुक्राणु की संरचना। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, शुक्राणु की संरचना। देखिए, कल हमने इसके कुछ भागों पर आपसे चर्चा भी की थी, परंतु हम उन पे कंप्लीटली डिस्कस नहीं कर पाए थे। आज हम कंप्लीट होल स्ट्रक्चर पर आपसे यहां पर चर्चा करेंगे। इस प्रकार की आपने देखा होगा कि शुक्राणु की क्या होती है, संरचना होती है। ये प्लाज्मा झिल्ली होती है इस तरीके की, यहां पर क्या पाया जाता है, अग्रपिंडक, जिसको हम कहते हैं एक्रोसोम। ठीक है। शुक्राणु के नीचे इस प्रकार की क्या पाई जाती है, संरचना पाई जाती है, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, केंद्रक कहा जाता है। ये केंद्रक इस प्रकार की संरचना में यहां पर पाया जाता है।
केंद्रक के पश्च भाग में यहाँ पर क्या है, जब शुक्राणु पूर्वी कोशिकाओं का निर्माण होता है तो खांच का निर्माण हो जाता है। और यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, ये समीपस्थ तारक होता है और ये दूरस्थ तारक काय होता है। ये ग्रीवा वाला पार्ट होता है और यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, इस तरीके से सर्पिल आकार शुक्राणु पाए जाते हैं। यहां तक मध्यखंड है और यहाँ पे मध्यखंड के अंतिम भाग पर इस तरीके से एक वलय के आकार की संरचना पाई जाती है। ठीक है, देखिए शुक्राणु की जो संरचना होती है उसके मुख्य रूप से आपको यहाँ पर 3 पार्ट यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ठीक है, ये जो पार्ट कहलाएगा ये शुक्राणु का शीर्ष भाग कहलाएगा, जिसे हेड के नाम से जाना जाता है। दिस इज द पार्ट ऑफ स्पर्म दैट इज नोन एज हेड। दिस इज द एंटीरियर पार्ट ऑफ स्पर्म। और ये वाला पोर्शन जो दिखाई दे रहा है इसको कहा जाता है मध्यखंड, या इसको बोला जाता है मिडिल पोर्शन। क्या बोला जाता है इसे? मिडिल पोर्शन के नाम से इसे जाना जाता है, मिडिल पोर्शन। तीसरा भाग आपको दिखाया गया है जिसे हम कहते हैं टेल, या इसे क्या कहा जाता है, पूंछ कहा जाता है। ठीक है, ये क्या है, टेल है। और टेल के अंदर हम यहाँ पर 2 अक्षीय तंतुओं को आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं। इस तरीके से यहाँ पर 2 क्या पाए जाते हैं, अक्षीय तंतु पाए जाते हैं। ठीक है, ये अक्षीय तंतु यहाँ पर शुक्राणु के अंदर पाए जाते हैं। यहाँ पर आप देखिए ये इनको कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। एक बार हम डायग्राम पूरा कर लेते हैं, उसके बाद हम इसकी संरचना पर, ये कहलाएगी जैनसन वलय। जैनसन वलय बोल सकते हैं, या इसे एनुलस वलय भी कहते हैं, या इसे तारक वलय भी कहते हैं। कौन सी वलय बोलते हैं? तारक वलय। ये वाला पोर्शन कहलाएगा समीपस्थ तारकाय, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल के नाम से जाना जाता है। इस वाली संरचना को कहा जाता है दूरस्थ तारकाय, जिसको हम बोलते हैं डिस्टल सेंट्रियोल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आइए हम बात करते हैं शुक्राणु की संरचना के बारे में। एक प्रारूपिक जो शुक्राणु होता है उसकी संरचना के मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। ए टाइपिकल स्पर्म इज डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स। इज इट राइट? एक प्रारूपिक जो शुक्राणु होता है उसकी संरचना के मुख्य रूप से कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। नंबर 1 हम जिस पर बात करने जा रहे हैं वो है शीर्ष भाग, जिसे हेड बोलते हैं। दूसरा होता है मध्यखंड, जो हमने आपको डायग्राम में दिखाया है, मिडिल पोर्शन। और तीसरा जो पोर्शन है उसको कहते हैं पूंछ, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? टेल के नाम से जानते हैं। ये हो गया मिडिल पोर्शन के नाम से इसे जाना जाता है, मिडिल पोर्शन। और ये वाला भाग कहलाएगा हेड के नाम से इसे जाना जाता है, हेड, मिडिल पोर्शन एंड टेल। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं स्पर्म की संरचना में शीर्ष वाले भाग पर। शुक्राणु की जो संरचना होती है वो 2 भागों से मिलकर के बने हैं। यहाँ पर शीर्ष वाला भाग, शुक्राणु के अग्रभाग में एक्रोसोम पाया जाता है और एक्रोसोम के नीचे क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि शुक्राणु का जो शीर्ष भाग होता है वो एक्रोसोम और केंद्रक से मिलकर के क्या है? बना होता है। एक्रोसोम और किससे मिलकर के बना होता है? केंद्रक से मिलकर के बना होता है। ठीक है, एक्रोसोम और केंद्रक से मिलकर के क्या बना होता है? शुक्राणु का शीर्ष भाग बना होता है। शुक्राणु का जो शीर्ष भाग होता है उसमें सबसे अग्रभाग पर क्या पाया जाता है? एक्रोसोम पाया जाता है। ये एक्रोसोम जो होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, प्लाज्मा झिल्ली जो होती है, प्लाज्मा झिल्ली और केंद्रक के बीच में पाया जाता है। एक्रोसोम कहां पर होता है? व्हाट इज द लोकेशन, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द एक्रोसोम इन स्पर्म? तो आपको पता होना चाहिए कि एक्रोसोम की स्थिति कहां होती है। ये प्लाज्मा झिल्ली होती है और ये क्या है? केंद्रक है। प्लाज्मा झिल्ली और केंद्रक के मध्य में ये संरचना पाई जाती है, जिसे क्या कहा जाता है? एक्रोसोम कहा जाता है। यही एक्रोसोम क्या करता है? जब निषेचन की क्रिया होती है तो अंडाणु की भित्तियों को गलाने में सहायक होता है। क्यों? क्योंकि इस एक्रोसोम के द्वारा, ठीक है, विशिष्ट प्रकार के एंजाइमों का सीक्रेशन होता है, स्रावण होता है।
different type of enzymes is secreted by the acrosome. Is that right? तो यहाँ पर एक्रोसोम के द्वारा विभिन्न प्रकार के एंजाइमों का क्या किया जाता है, श्रावण किया जाता है। देखिए एक्रोसोम का जो अग्रभाग होता है इसके द्वारा एक एंजाइम श्रावित होता है जिसका नाम है एंटी फर्टिलाइजिन। एंटी फर्टिलाइजिन नामक एंजाइम का जो श्रावण किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, यानी कि शुक्राणु के शीर्ष भाग के द्वारा, शुक्राणु के अग्र सिरे के द्वारा किया जाता है। और ये एंटी फर्टिलाइजिन क्या करता है, एक जाति विशिष्ट के अंडाणु को ही निषेचित करने का कार्य करता है। अगर भिन्न जाति के अंडाणु होंगे तो वहां पर अंडाणु का क्या है, निषेचन नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसलिए एंटी फर्टिलाइजिन और फर्टिलाइजिन, अंडाणु के द्वारा फर्टिलाइजिन और शुक्राणु जो होता है उसके अग्र सिरे के द्वारा एंटी फर्टिलाइजिंग एंजाइम श्रावित होते हैं। ये दोनों जब अंतर संवेदित होते हैं तो यहाँ पर क्या है, अंडाणु के अंदर शुक्राणु स्नेह स्थलों का निर्माण होता है और निर्माण होने के पश्चात अंडाणु की भित्ति का क्या होता है, अपघटन होता है, डिसॉल्वमेंट होता है, डिकम्पोजिशन होता है। ठीक है, तो एंटी फर्टिलाइजिंग जो होता है एक जाति विशिष्ट के अंडाणु को ही क्या करता है, निषेचित करने में सहायक होता है। एक्रोसोम के अंदर क्या है, कुछ विशेष प्रकार के एंजाइम और पाए जाते हैं जिनमें मैं आपको बता दूं स्पर्मलाइसिन एंजाइम होता है। स्पर्मलाइसिन जो होता है वो एक विशेष प्रकार की अम्लीय प्रोटीन होती है। स्पर्मलाइसिन जो होती है वह एक विशिष्ट प्रकार की क्या होती है, अम्लीय प्रोटीन होती है जो अंडाणु की भित्तियों को गलाने में क्या होती है, सहायक होती है। स्तनधारियों में स्पर्मलाइसिन के रूप में हाई एलुरोनिडेज, मैं लिख रहा हूं आपको, हाई एलुरोनिडेज नाम का एक एंजाइम होता है, हाई एलुरोनिडेज। ये एंजाइम यहाँ पर क्या होता है, स्रावित होता है। हाई एलुरोनिडेज ये एंजाइम यहाँ पर क्या होता है, स्रावित होता है। साथ में कैटेफिन, कैटेफिन एंजाइम ही क्या होता है, एक्रोसोम होता है, उसके आंतरिक भाग से अंदर से क्या होता है, ये स्रावित होता है। तो हाई एलुरोनिडेज एंड कैटेफिन बोथ enzymes is also secreted by the acrosome, inside the acrosome. एक्रोसोम के आंतरिक भाग से हाई एलुरोनिडेज और कैटेफिन जैसे एंजाइम क्या होते हैं, स्रावित होते हैं। देखिए अब हम बात करते हैं एक्रोसोम के बाद बात कर रहे हैं इस केंद्रक के बारे में। परंतु इससे पहले आप देखिए यहाँ पर एक्रोसोम और केंद्रक के मध्य में क्या है, एक रिक्त स्थान आपको दिखाई दे रहा है। तो एक्रोसोम और केंद्रक के मध्य में जो रिक्त स्थान पाया जाता है इसे क्या कहा जाता है, परफोर्टियम कहा जाता है। परफोर्टियम कहा जाता है। आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परफोर्टियम, परफोर्टियम इज नथिंग बट ओनली द empty space which is found in between acrosome and nucleus, that is known as परफोर्टियम। परफोर्टियम क्या है, एक्रोसोम और केंद्रक के मध्य जो रिक्त स्थान होता है, एक्रोसोम और केंद्रक के मध्य जो रिक्त स्थान होता है उसे क्या कहा जाता है, परफोर्टियम कहा जाता है। ठीक है, देखिए परफोर्टियम के नीचे आप देखिए, अब बात करते हैं हम यहाँ पर इस संरचना को, ये केंद्रक होता है। केंद्रक जो होता है इसकी संरचना आप देख रहे हो यहाँ पर, केंद्रक का अग्रभाग बिल्कुल गोलाकार है, पश्च भाग में हल्की सी एक खांच पाई जाती है। यहाँ पर आपको बता दें, यहाँ पर अयुग्मित क्या पाए जाते हैं, अनपेयर्ड क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। ये अयुग्मित जो गुणसूत्र होते हैं ये क्या है, एक आनुवंशिक पदार्थ होता है। दिस इज द जेनेटिकल मटेरियल विच इज फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म। तो ये क्या है, अयुग्मित गुणसूत्र जो होते हैं ये आनुवंशिक पदार्थ होते हैं। ये आनुवंशिक पदार्थ किसमें भरे होते हैं, केंद्रक के अंदर क्या होते हैं, भरे होते हैं। ठीक है, देखिए इसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें एक विशेष प्रकार की, इस केंद्रक के अंदर एक विशेष प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है जिसको प्रोटोएमिन प्रोटीन के नाम से जाना जाता है। प्रोटोएमिन प्रोटीन, प्रोटोएमिन प्रोटीन और अयुग्मित जो गुणसूत्र होते हैं, अनपेयर्ड जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो किसके अंदर पाए जाते हैं, वो क्रोमोसोम जो होता है वो किसके अंदर पाए जाते हैं, केंद्रक के अंदर पाए जाते हैं। देखिए केंद्रक के बाद हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, ये हमारा केंद्रक यानी कि शुक्राणु का शीर्ष भाग क्या है, समाप्त हुआ।
यानी कि हमने दोनों बिंदुओं पर डिस्कस कर लिया है। शुक्राणु के अग्रभाग में जो एक्रोसोम होता है और एक्रोसोम के नीचे जो केंद्रक होता है। आपको बताया है कि शुक्राणु का शीर्ष भाग एक्रोसोम और केंद्रक से मिलकर के बना होता है। ठीक है, देखिए ये केंद्रक का कौन सा भाग कहलाएगा, ये मध्य भाग, शुक्राणु का कौन सा भाग कहलाएगा, ये कहलाएगा मध्य भाग के नाम से इसे जाना जाता है। दिस इज द मिडिल पोर्शन ऑफ स्पर्म। देखिए शुक्राणु का जो मध्य भाग होता है, यहां पर क्या है, शुक्राणु का शीर्ष भाग, ठीक है, और मध्य भाग के मध्य में क्या पाई जाती है, ग्रीवा पाई जाती है। ये क्या पाई जाती है, यहाँ पर ग्रीवा पाई जाती है। और ग्रीवा पर दो प्रकार के क्या पाए जाते हैं, तारक काय पाए जाते हैं। और ये तारक काय जो होता है वो विभाजित होकर के तारक केंद्रों में परिवर्तित होता है। तो यहाँ पर एक तारक केंद्र पाया जाता है जो केंद्रक की जो खांच होती है उसके नीचे पाया जाता है, और ये समकोण की अक्ष पर क्या है, पाए जाते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि केंद्रक के पश्च भाग में उपस्थित खांच के नीचे समकोण की अक्ष पर समीपस्थ तारक केंद्र पाए जाते हैं। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल्स इज फाउंड द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है, दैट इज नोन एज सेंट्रियल, दैट इज नोन एज प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। यानी कि समीपस्थ जो तारक काय होते हैं, ये समीपस्थ तारक काय कहां पर पाए जाते हैं, समीपस्थ तारक काय जो होता है ये केंद्रक का पश्च भाग है, और केंद्रक का जो पश्च भाग होता है वहां पे खांच होती है, वहां पे समकोण पर क्या पाए जाते हैं, समीपस्थ तारक काय पाए जाते हैं। समीपस्थ तारक काय जो होते हैं ये मायोटिक तुर्क तंतुओं के निर्माण में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। मायोटिक तुर्क तंतुओं के निर्माण में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। तुर्क तंतुओं के निर्माण में सहायक होते हैं। तो समीपस्थ तारक काय एक तो मायोटिक तुर्क तंतुओं का निर्माण करते हैं, और दूसरा ये समीपस्थ तारक काय ही क्या करते हैं, विचलन की क्रिया में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। किसमें सहायक होता है, विचलन की क्रिया में सहायक होता है। देखिए विचलन को इंग्लिश में क्लीवेज होता है, और क्लीवेज इज नथिंग बट ओनली सेल डिवीजन, इट मींस सेल इज डिवाइडेड। यानी कि समीपस्थ तारक काय जो होते हैं वो कोशिका विभाजन की क्रिया में सहायक होते हैं, सीधे शब्दों में कहें। और आपको घुमा के कहें तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि समीपस्थ तारक काय जो होते हैं वो विचलन की क्रिया में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। देखिए हम बात करते हैं दूरस्थ तारक काय के बारे में, डिस्टल सेंट्रियोल। देखिए डिस्टल सेंट्रियोल होता है वो कहां पर स्थित होता है, ग्रीवा वाला पोर्शन होता है, ठीक है। शुक्राणु का कौन सा भाग होता है, ग्रीवा वाला भाग होता है। तो ये समीपस्थ तारक काय के नीचे, ठीक है, दूरस्थ तारक काय पाया जाता है। और ये दूरस्थ तारक काय जो होता है वो अक्षीय तंतुओं का क्या करता है, निर्माण करता है। ये देखिए अक्षीय तंतु हमने आपको दिखाए हैं। यहां पर अक्षीय तंतु जो होते हैं वो कशाभिका के समान होते हैं। आपको पता है कि कशाभिका जो होती है उसमें 9+2 क्या है, व्यवस्था पाई जाती है। कशाभिकाएं जो होती है वो 9+2 व्यवस्था के रूप में पाई जाता है। 9+2 व्यवस्था क्या है, आपको हमने लास्ट ईयर बताया कि जो कशाभिका होती है उनकी संरचना सूक्ष्म नलिकाओं के समान होती है, जिसके परिधीय भाग पर क्या है, 9 सूक्ष्म नलिका के समान संरचनाएं पाई जाती है, और केंद्रीय भाग में कितनी पाई जाती हैं, 2 सूक्ष्म नलिका के समान संरचना पाई जाती है। वो क्या है, 9+2 व्यवस्था होती है। और ये अक्षीय तंतु होते हैं, ये कशाभिका के ही कैसे होते हैं, समान होते हैं। किसके समान होते हैं, कशाभिका के समान होते हैं। और आपको बता दूं ये जो अक्षीय तंतु होते हैं वो आधार काय के रूप में भी क्या करते हैं, कार्य करते हैं। शुक्राणु के अंदर आधारीय काय के रूप में कार्य करते हैं। देखिए शुक्राणु की जो ग्रीवा होती है उसके बाद ये मध्यखंड होता है, ठीक है। मध्यखंड में आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, शुक्राणु यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। यहां पर मध्यखंड में माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, वो एक रिबन की शेप में क्या है, पाए जाते हैं। एक फीते के समान संरचना के रूप में क्या है, पाए जाते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो माइटोकॉन्ड्रिया है वो सर्पिलाकार स्पाइरल फॉर्म के अंदर भी यहाँ पे देख सकते हैं आप, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं कि शुक्राणु का जो मध्य भाग होता है उस शुक्राणु के मध्य भाग में, शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया कैसे पाए जाते हैं, सर्पिलाकार संरचना के रूप में पाए जाते हैं, ठीक है, या एक फीते के समान संरचना के रूप में पाए जाते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, निम्बेन कण कहा जाता है।
आपसे पूछा जाए कि निम्बेन कर्ण क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ निम्बेन कर्ण, ठीक है, तो हम बात करते हैं निम्बेन कर्ण पर। आप कहेंगे कि शुक्राणु के मध्य भाग में माइटोकॉन्ड्रिया फीते के समान संरचना के रूप में पाए जाते हैं, उसे क्या कहा जाता है, निम्बेन कर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, निम्बेन कर्ण कहा जाता है। तो निम्बेन कर्ण आपकी समझ में आ गया होगा कि निम्बेन कर्ण क्या है। तो आप कहेंगे कि शुक्राणु के मध्य भाग में माइटोकॉन्ड्रिया एक फीते के समान या एक रिबन के आकार की संरचना के रूप में या एक सर्पिलाकार संरचना के रूप में व्यवस्थित होते हैं या पाए जाते हैं, जिसे निम्बेन कर्ण कहा जाता है। ठीक है, देखिए शुक्राणु का ये केंद्रीय भाग होता है और ये शुक्राणु का मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूं, ये कौन सा भाग है, परिधीय भाग है। इस परिधीय भाग में क्या है, कोशिका द्रव होता है, वो एक पतली परत के रूप में पाया जाता है। ये कोशिका द्रव है और वो किस रूप में पाया जा रहा है, एक पतली परत के रूप में पाया जा रहा है। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, मैनचेट कहते हैं। आपसे पूछा जाए कि मैनचेट क्या है, मैनचेट क्या है, तो आप कहेंगे कि शुक्राणु के मध्य भाग में या शुक्राणु के मध्य खंड में परिधीय भाग की ओर कोशिका द्रव एक पतली परत के रूप में व्यवस्थित होता है, जिसे मैनचेट कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है, मैनचेट कहा जाता है। What is the meaning of मैनचेट? मैनचेट is nothing but only, you can say, the peripheral region of the middle portion in which cytoplasm is found in the thin layer that is known as मैनचेट। मैनचेट क्या है कि यानी कि मध्य खंड के अंदर कोशिका द्रव एक पतली परत के रूप में पाया जाता है, जिसे मैनचेट कहा जाता है। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, ये यहां पर शुक्राणु के अंदर विभिन्न प्रकार के श्वसन एंजाइम और फास्फोरिलीकरण की क्रिया में क्या होते हैं, ऑक्सीफास्फोरिलीकरण की क्रिया में सहायक होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया शुक्राणु में क्यों पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं वो शुक्राणु के अंदर इसलिए पाए जाते हैं कि श्वसन एंजाइम, रेस्पिरेटरी एंजाइमों के रूप में और ऑक्सीफास्फोरिलीकरण की क्रिया में ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या होते हैं, सहायक होते हैं। ठीक है, इसलिए यहां पर क्या पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। देखिए मध्य खंड का ये पश्च भाग होता है, मध्य खंड का कौन सा भाग है, ये पश्च भाग होता है। यानी कि ये मध्य खंड का अग्र भाग होता है जहां पर ग्रीवा होती है, और इसका पश्च भाग होता है, यहाँ पर क्या पाई जाती है, ये पश्च भाग में क्या पाई जाती है, एक वलय के आकार की संरचना पाई जाती है। ये वलय के आकार की संरचना पाई जाती है। मध्य खंड के पश्च भाग में एक वलय के आकार की संरचना पाई जाती है, और ये संरचना किससे बनी होती है, तंतुओं से मिलकर के बनी होती है। किससे बनी होती है, तंतुओं से मिलकर के क्या होती है, बनी होती है। क्लियर बात आपको समझ आएगी। तो मध्य खंड का ये पश्च भाग होता है, उसमें एक तंतुनुमा संरचना पाई जाती है। इस तंतुनुमा संरचना को कौन सी वलय कहा जाता है, जैनसन वलय कहा जाता है, या इस वलय को हम एनुलस वलय भी कह सकते हैं, या इसे हम तारक वलय भी कहते हैं। जैनसन वलय, एनुलस वलय या तारक वलय क्या है, तो आप कहेंगे कि शुक्राणु के मध्य भाग के पश्च भाग में, शुक्राणु के मध्य भाग के पश्च भाग में एक वलय के आकार की संरचना पाई जाती है, जिसे जैनसन वलय या एनुलस वलय या उसे तारक वलय कहा जाता है। इज इट क्लियर? देखिए आपसे हम बात कर रहे हैं कि जैनसन वलय क्यों पाई जाती है शुक्राणु के अंदर। जैनसन वलय शुक्राणु के अंदर इसलिए पाई जाती है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं ये कहां पर पाए जाते हैं, मध्य खंड में पाए जाते हैं। तो ये मध्य खंड से यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, वो शुक्राणु के पश्च भाग में जाने से इनको कौन रोकता है, यही जैनसन वलय रोकती है। अर्थात जैनसन वलय जो होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया को मध्य खंड से शुक्राणु की पूंछ में जाने से रोकने का क्या करती है, कार्य करती है। क्लियर बात? देखिए अब शुक्राणु का सबसे अंतिम भाग पर हम आपसे डिस्कशन करने जा रहे हैं, और ये शुक्राणु का सबसे अंतिम भाग कहलाएगा, जिसे क्या कहते हैं, हम पूंछ के नाम से जानते हैं। ठीक है, शुक्राणु का ये सबसे अंतिम भाग होता है। शुक्राणु का कौन सा भाग होता है, ये सबसे अंतिम भाग होता है। ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है, पूंछ कहा जाता है। ये पूंछ आप देखिए। ठीक है,
पूंछ का जो अंतिम सिरा होता है वो बहुत ही नुकीला होता है, ठीक है, बहुत ही शार्प होता है। पूंछ का अंतिम सिरा कैसा होता है? नुकीला होता है। क्लियर बात है? देखिए पूंछ की जो संरचना होती है इसके अंदर क्या पाए जाते हैं? अक्षीय तंतु पाए जाते हैं। ये अक्षीय तंतु क्या करते हैं? शुक्राणु को आधारीय कार्य, बेसल बॉडी प्रदान करने का कार्य करते हैं, या आधारीय कार्य के रूप में क्या होता है? सहायक होता है। देखिए पूंछ के अंदर जो अक्षीय तंतु होते हैं वो कशाभिका के कैसे होते हैं? समान होते हैं। कशाभिका के कैसे होते हैं? समान होते हैं। इज इट क्लियर? इसमें भी कशाभिकाएं जो होती है वो 9+2 रूप में क्या होती हैं? व्यवस्थित होती है, ठीक है। यानी कि अक्षीय तंतु भी 9+2 रूप में क्या होते हैं? व्यवस्थित होते हैं। इज इट क्लियर? देखिए इसी के साथ पूंछ की संरचना क्या हुई? समाप्ति। यहां पर हम कुछ छोटे छोटे बिंदुओं पर जो आपको बेसिक जानकारी है वो अब देने जा रहे हैं। ये तो शुक्राणु की संरचना आपके समझ में आ गई होगी, ठीक है। शुक्राणु की संरचना के तीन भाग होते हैं, शीर्ष, मध्यखंड और पूंछ, जिन पर हमने आपसे डिस्कस कर लिया है। देखिए कुछ छोटी छोटी बातें हैं उन पर हम बात करते हैं कि वीर्य क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीमेन, ठीक है। देखिए वीर्य क्या है, इस पर हम आपसे बात कर रहे हैं। वीर्य क्या है? वीर्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सीमेन बोलते हैं। देखिए वीर्य जो होता है वो शुक्राणु और शुक्र प्लाज्मा से, ठीक है, बना होता है, या शुक्र द्रव से मिलकर के बना होता है। वीर्य क्या होता है? जिसमें शुक्राणु होता है और क्या होता है? शुक्र द्रव होता है। क्योंकि उसी शुक्र द्रव के अंदर शुक्राणु क्या करते हैं? फ्लोटिंग करते हैं, तैरते हैं। तो सीमेन इज नथिंग बट, सीमेन कुछ भी नहीं है। सीमेन क्या है? शुक्राणु और शुक्र द्रव से मिलकर के बना हुआ एक पदार्थ होता है, ठीक है। वीर्य जो होता है वो शुक्राणु और शुक्र द्रव से मिलकर बना हुआ एक पदार्थ होता है, जिसे क्या कहा जाता है? वीर्य कहा जाता है। क्लियर बात हो गई आपकी? देखिए आपको बता दूं, जब एक नर किसी मादा से संयोग करता है, ठीक है, ध्यान से सुनना, जब एक नर मादा से संयोग करता है तो संयोग करने की क्रिया के दौरान नर जो होता है वो मादा की योनि में लगभग 200 से 300 मिलियन शुक्राणुओं को मादा की योनि के अंदर क्या कर देता है? छोड़ देता है। 200 से लेकर के 300 शुक्राणुओं को क्या कर देता है? छोड़ देता है। आपको बता दूं कुछ बुकों में इसी वैल्यू को लिखा हुआ है कि जब नर मादा से संयोग करता है तो नर मादा की योनि में लगभग 400 मिलियन शुक्राणुओं को छोड़ देता है। और कुछ आप एनसीईआरटी की बुक में अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पे आपको लिखा होगा कि जब नर मादा से संयोग करता है तो नर मादा की योनि के अंदर लगभग 50 से लेकर के 60 लाख शुक्राणुओं को मादा की योनि के अंदर क्या कर देता है? छोड़ देता है। मैंने यहां पर आपको 3 बुकों का मटेरियल आपको प्रोवाइड कराया है जो आपके लिखा हुआ है, क्योंकि आपकी बुक में कई जगह कंफ्यूजन लिखे हुए हैं, ठीक है। इसलिए मैंने आपको एनसीईआरटी का बोलना हमें बहुत ही जरूरी है, ठीक है। देखिए शुक्राणु जो होते हैं उनमें से 60% शुक्राणु जो होते हैं, ठीक है, नर के द्वारा जो छोड़े गए 50 से 60 लाख या 200 से 300 मिलियन या 400 मिलियन जो शुक्राणु होते हैं उनमें से 60% शुक्राणु सामान्य साइज के होते हैं। 40% जो शुक्राणु होते हैं वो तीव्र कैसे होते हैं? गतिशील होते हैं। कैसे होते हैं? तीव्र गतिशील होते हैं। 60% जो शुक्राणु होते हैं वो समान आकार के होते हैं, सामान्य साइज के होते हैं। 60% कैसे होते हैं? गतिशील अवस्था के रूप में क्या है? पाए जाते हैं। देखिए शुक्राणु कहां से कहां तक पहुंचते हैं। जब नर मादा किसे संयोग करते हैं तो शुक्राणु जो होते हैं, ठीक है, शुक्राणु जो होता है वो नर के शरीर से, ठीक है, हमने बोला कि शुक्राणु नर से कहां निकलते हैं? मादा की योनि में निकलते हैं। तो वो उस दौरान कहां से कहां होकर के क्या है? शुक्राणु निकलते हैं। शुक्राणु जो होते हैं वो आपको बता दें वृषण से निकलते हैं। वृषण के बाद यहां पर क्या है? सहायक ग्रंथियां होती हैं, ठीक है। सहायक ग्रंथियों से शुक्राणु किस में आ जाते हैं? किस में आ जाते हैं? एपिडिडाइमस में आ जाते हैं, अधिवृषण में आ जाते हैं। अधिवृषण से शुक्राणु किसके अंदर आ जाते हैं? एपिडिडाइमस बोलते हैं अधिवृषण को। अधिवृषण से शुक्राणु जो होता है वो शुक्र वाहिनियों में आ जाता है। किस में आ जाता है? शुक्र वाहिनियों में आ जाता है।
और शुक्रवाहिनियों से शुक्राणु जो होता है वो किस में आ जाता है, शुक्राशय में आ जाता है। किस में आ जाता है, शुक्राशय। शुक्राशय जो होता है वो शुक्राणुओं का एक भंडार गृह होता है, स्टोरेज पैलेस होता है, ठीक है, जहां पर शुक्राणु क्या होता है, संचित होता है। और शुक्राशय से शुक्राणु जो होता है वो किसके माध्यम से, प्रोटेस्ट ग्रंथि होती है। और प्रोटेस्ट ग्रंथि जब नर मादा से संयोग करता है तो यहाँ पर शुक्राशय से क्या निकलते, एक नलिका निकलते जिसको स्खलन वाहिनी कहते हैं। एजुकुलेटिंग डक्ट के नाम से उसे जाना जाता है। उस स्खलन वाहिनी से शुक्राणु जो होते हैं वो कहाँ आ जाते हैं, मादा की यानी कि शिशन के माध्यम से कहां पर पहुंच जाते हैं, मादा की जो योनि होती है उस योनि के अंदर क्या हो जाते हैं, ये स्थानांतरित हो जाते हैं। तो आपने देखा कि नर के द्वारा जो शुक्राणु मादा की योनि तक पहुंचते हैं वो किस प्रोसीजर के द्वारा पहुंचते हैं, वृषण से अधिवृषण में आते हैं, क्योंकि वृषण के द्वारा शुक्राणु का निर्माण होता है। अधिवृषण से शुक्रवाहिनियों में आते हैं, शुक्रवाहिनी से शुक्राशय में आते हैं, शुक्राशय से किस में आते हैं, प्रोटेस्ट ग्रंथि में आते हैं, प्रोटेस्ट ग्रंथि से किस में आते हैं, स्खलन वाहिनियों में आते हैं, स्खलन वाहिनी से शिशन के माध्यम से माता की योनि के गर्भाशय नाल के अंदर क्या है, इन शुक्राणुओं को क्या कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। ठीक है, देखिए अभी तक हमने जो आपसे चर्चा की है इस गैमेटोजेनेसिस चैप्टर में, जो हमने आपसे बात की थी कि युग्मक जनन क्या है, ठीक है, युग्मक जनन कितने प्रकार का होता है, और फिर आपको हमने बताया कि युग्मक जनन जो होता है उसमें शुक्राणु जनन जो होता है वो दो प्रवस्थाओं में पूर्ण होता है, शुक्राणु पूर्वी अवस्था और दूसरा आपसे हमने बात की थी किस पर, शुक्र कायांतरण पर। शुक्र कायांतरण में जब शुक्राणु का पूर्ण रूप से निर्माण हो जाता है तो हमने शुक्राणु का पूर्ण रूप से निर्माण होने के बाद इस शुक्राणु की संरचना पर डिस्कस किया था, और इससे संबंधित जो बातें हैं वो आपसे हमने यहाँ पर क्लियर कर ली है। आपसे पूछा जाए कि वीर्य क्या है, वीर्य कुछ भी नहीं है, वीर्य एक द्रव पदार्थ होता है जो शुक्राणु और किससे मिलकर के बना होता है, जो शुक्राणु और शुक्र द्रव से मिलकर के बना होता है, और उससे संबंधित जो सामान्य जानकारी जो आपसे आनी चाहिए, ठीक है, वो हमने आपको बता दी है। शुक्र द्रव जो होता है उसमें शुक्राणु जो होता है मैं आपको बता दूं 1 से लेकर के 4 mm की दूरी प्रति मिनट क्या करते हैं, तय करते हैं। 1 से लेकर के 4 mm की दूरी, ठीक है, शुक्र द्रव के अंदर शुक्राणु क्या करते हैं, तय करते हैं। ठीक है, देखिए ये सामान्य जानकारी हमने उपलब्ध करा दी है। अब इस गैमेटोजेनेसिस चैप्टर के अंदर 2 पॉइंट अवशेष बचे हैं। नंबर 1 अंड जनन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ oogenesis, और सेकंड पॉइंट हम बात करेंगे आपसे अंडे की संरचना। ठीक है, इनको हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे। टिल देन बी सेफ बाय कोरोना, थैंक्स वेरी मच।